तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल NS एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके के, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चाहे आपकी एसएससी की हो, चाहे बैंक की हो, या फिर अन्य कोई भी आपकी स्टेट के एग्ज़ाम हो, जैसे राजस्थान की स्टेट की एग्ज़ाम हो गई। इनमें आपके इंडिया जीके के और जो वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन पूछे गए वो लेकर आया हूँ। देखते हैं कि टॉप 50 क्वेश्चन के अंदर आप कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाते हो। और फ्रेंड्स, आने वाले जितने भी एग्जाम हो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले, चाहे दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी की कोई एग्ज़ाम है, या फिर राजस्थान की कोई एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस की एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947। देखो, 15 अगस्त 1947 को तो अपना देश है वो क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 इस दिन तो भैया हमारा संविधान है वो क्या हुआ था, लागू हुआ था। और यही हमें पूछ रहा है कि हमारा संविधान है वो लागू कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1950 से कुछ मतलब नहीं है, 26 नवंबर 1949 है। इस दिन हमारा जो संविधान है क्या है, हमारा जो संविधान है वो बनकर कब तैयार हुआ था। तो हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का अपना संविधान बनने के अंदर टोटल समय लगा था। और जो संविधान सभा है इसकी अंतिम बैठक कब होती है, तो वो 24 जनवरी को होती है। फिर 24 जनवरी और 1950 को ये अंतिम बैठक होती है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, ये इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और सबसे लंबे समय तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अब्दुल कलाम भी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके बारे में आप लोग बताना कि अब्दुल कलाम जी वो कब से कब तक है वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे। देखो, अब्दुल कलाम है, इनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेहरू को तो हम किसके ये क्या थे, भारत के फर्स्ट पीएम थे। क्या थे, फर्स्ट पीएम कौन थे अपने पास, तो नेहरू जी थे। वो अपने पास जो भारत है उसका क्या थे, फर्स्ट पीएम थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये क्या थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में बैठ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो कौन हो जाएंगी, तो वो द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, द्रौपदी मुर्मू है ये भारत की वर्तमान में क्या हो जाएंगी, ये अपने पास भारत की राष्ट्रपति हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी। और भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, पहले जगदीप धनखड़ थे इससे पहले। अब आप बताना कि कौन है वो भारत के अभी उपराष्ट्रपति हैं। कमेंट में जरूर आंसर देना आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था। देखो, गांधी जी के द्वारा तो हे राम का नारा दिया गया था। किसका दिया गया था, हे राम का नारा है वो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसका था, ये डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी का था। मतलब सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनके द्वारा ये नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा देखो, ये नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान का बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये नारा दिया गया था शास्त्री जी के द्वारा। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री हैं, उनके द्वारा ये नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान जी का नारा दिया था। इंदिरा गांधी थी वो भारत की पीएम कब से कब तक बनी थी, ये लोग आप लोगों को बताना। इन्हीं के समय में मतलब 1975 में क्या लगा था, आपातकाल लगा था, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत बार सुनने को मिलता है कि भाई 1975 का आपातकाल। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है अपने पास, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। देखो फ्रेंड्स, दिखने में आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लग रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ हो जाएगा, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाकी आपको ये पता होगा कि भाई भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ है। अब एक चीज़ आपको मैं पूछता हूँ कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है। राजस्थान का राज्य पशु क्या है, राजस्थान का राज्य पशु क्या है, तो ये आप लोगों को मुझे बताना है। देखो पहले तो चिंकारा था और अभी भी मतलब चिंकारा, उसके पश्चात किसको घोषित किया गया था राजस्थान का जो राज्य पशु है वो किया गया था आपके ऊँट को। 2014 में ऊँट को घोषित किया गया था आपका राज्य पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो मोर है, कौन हो जाएगा, मोर है। और अगर अपने राजस्थान का पूछे तो कौन हो जाएगा, तो गोडावन है होगा, या कौन होगा बताओ, आप लोग बताना कि भाई राजस्थान का वो कौन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, पनामा नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पनामा नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। देखो पनामा नहर है ये आपके दो महासागर है, कौन से, एक तो अटलांटिक और एक प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है, तो ये आपकी पनामा नहर है वो जोड़ने का काम करती है। प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है, क्या है, सबसे बड़ा महासागर पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, वो प्रशांत महासागर ही हो जाएगा। इसके अलावा महासागरों की संख्या कितनी है वो आप लोगों को कमेंट में बतानी है। महाद्वीपों की संख्या 7 है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। वैसे तो आंसर तो आप लोगों को इसका पता चल ही गया है, पर फिर भी आप लोग बताओ। देखो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर आप लोगों को बताना है। इसका तो आप लोगों को मुझे पता आंसर पता चल गया, लेकिन फिर भी आपको एक क्वेश्चन इसमें और ऐड करता हूँ कि भाई भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य कौन सा है, वो आप लोग बताना। देखो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य होगा ये अपना कौन हो जाएगा, राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। देखो पूरे भारत के लगभग मतलब पूरे भारत है उसका 10.4% हिस्सा है वो राजस्थान है वो कवर करता है। अगर हम देखते हैं तो राजस्थान वो देश का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। देखो जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो यूपी का फर्स्ट स्थान आएगा, क्या आएगा, यूपी का फर्स्ट स्थान आ जाएगा, किसमें, जनसंख्या के अंदर आ जाएगा। राजस्थान के अंदर जनसंख्या ज़्यादा निवास नहीं करती, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो निवास करती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व की सबसे लंबी दीवार कहाँ पर स्थित है। एग्जाम में पूछा गया बार बार। देखो विश्व की जो सबसे लंबी दीवार है वो कहाँ पर हो जाएगी, तो वो भारत में तो नहीं होगी। देखो भारत के अंदर जो सबसे लंबी दीवार है वो किस किले की हो जाएगी, तो वो चित्तौड़ किले की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, चित्तौड़ किले की हो जाएगी। तो ये कहाँ पर हो जाएगी, देखो विश्व की जो सबसे लंबी दीवार है वो कहाँ की हो जाएगी, तो वो अपने चीन की हो जाएगी, मतलब अपने पड़ोसी देश है चीन, उसी की हो जाएगी। जब भी हम ग्लोब मतलब नक्शे के अंदर पढ़ते हैं तो भारत के नक्शे के अंदर मतलब चाइना वो इस साइड के अंदर ही अपने पास देखने को मिलता है। तो चाइना है, चाइना के अंदर ही विश्व की सबसे लंबी दीवार हो जाएगी। चाइना के साथ मतलब भारत की सीमा है वो कितनी लगती है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। भारत के साथ मान लो कि भाई चाइना है उसकी सीमा कितनी लगती है, तो लगभग भारत के साथ इसकी जो सीमा लगती है वो 3488 किलोमीटर है, उसकी सीमा है वो भारत के साथ चाइना की लगती है। और इसके अलावा देखिए कि भाई सबसे लंबी सीमा भारत की किसके साथ लगती है, तो 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की सबसे लंबी, वो किसके साथ लगती है, वो इधर की तरफ हम घूमकर आते हैं तो ये बांग्लादेश क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर, उसके साथ सबसे लंबी सीमा वो भारत की लगने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जापान, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, वो जापान की राजधानी है। टोक्यो के अंदर 2020 के अंदर ओलंपिक भी हुए थे। और इसके अलावा भारत की आप लोगों को पता है, ये चीन की भी आपको पता है कि भाई बीजिंग है वो रात। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि गीता किस ग्रंथ का भाग है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो इससे मतलब कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं वेद। वेदों की संख्या आपको बताया कि भाई 4 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद होता है एक, तो एक अपने पास होता है सामवेद होता है। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम है। दूसरा अपने पास सामवेद है, ये संगीत को समर्पित है। और तीसरा अपने पास कौन सा होता है, तो ये यजुर्वेद हो जाएगा जो कि कर्मकांड से संबंधित हो जाएगा। और चौथा जो
अपने पास होता है वो कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा, जो कि आपके मतलब किससे संबंधित हो जाएगा, जादू टोना इनसे रिलेटेड हो जाएगा। तो वेदों की संख्या अपने पास 4 होती है। और अपने को पूछ रहा है कि गीता किस ग्रंथ से संबंधित है। देखो रामायण, रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि जी हो जाएंगे, तो इसी से संबंधित तो नहीं होगी गीता। तो महाभारत से हो जाएगी, जिनका संबंध वेद व्यास जी से हो जाएगा, मतलब वेद व्यास जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो अपने पास इसकी गीता है, उसका संबंध किससे हो जाएगा, अपने पास महाभारत से हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको क्वेश्चन है वो हार्ड पूछ रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर किसी क्वेश्चन के आंसर बताकर क्वेश्चन पूछूंगा तभी आप लोग उन क्वेश्चनों से कुछ ना कुछ सीख पाओगे। और वैसे भी आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन ना वो पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा फास्ट लेने की कोशिश करूंगा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखो महात्मा गांधी जी है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो पोरबंदर के अंदर हुआ था। 2 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के उपलक्ष्य के अंदर मनाते हैं। मतलब हर साल 2 अक्टूबर है, इसको हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अभी आप लोगों को बताना है कि गांधी जी का जन्म वो कब हुआ था। देखो पोरबंदर के अंदर हुआ, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन भी चलाया जाता है। 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। 1930 के अंदर ये मतलब दांडी मार्च नाम से मतलब नमक यात्रा वाली करते हैं। और इसके अलावा 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, उसके अंदर मतलब भाग लेते हैं गांधी जी के द्वारा। 1918 के अंदर अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन था उसी के अंदर भाग लेते हैं। 1915 के लगभग इनका भारत के अंदर आगमन होता है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को मैंने इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा तौर पर बता दी। दिल्ली भारत की राजधानी है, आप लोगों को पता है। अहमदाबाद, अहमदाबाद को मतलब यहाँ पर क्या है, भारत का एक मैनचेस्टर भी है। आप लोगों को बताना है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन हो जाएगा, तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका कानपुर। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, देखो भारत छोड़ो आंदोलन है, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ 8 अगस्त 1942 को मतलब भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू हो चुका था। 1942 के अंदर ये भारत छोड़ो आंदोलन है ये शुरू हुआ था अपने पास। और इसके अलावा जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसी के अंदर मतलब गांधी जी ने कहा था करो और मरो का नारा दिया था। किसका दिया था, करो और मरो का नारा है वो किसके अंदर दिया था, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर ही दिया था। 1930 में मैंने बताया था 12 मार्च के लगभग मतलब ये दांडी यात्रा के नाम से निकालते हैं 1930 के अंदर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो भी 1930 के अंदर ही इन्हीं के द्वारा शुरू किया जाता है। 1919 में क्या हुआ था, तो 1919 में एक होता है अपने पास यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसमें जनरल डायर होते हैं। कौन होते हैं, जनरल डायर होते हैं, वो गोलियां चलवा देते हैं। और 1947 में अपना देश आज़ाद हो ही जाता है, इसका तो आप लोगों को पता ही है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। अच्छा क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। देखो पृथ्वी है वो अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपनी पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम है वो लेता है। कितना लेता है, 8 मिनट 20 सेकेंड का। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है, वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसके अंदर अपने पास आंसर हो जाएगा जो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होगा वो अपना त्वचा हो जाएगा। शरीर में सबसे ज़्यादा आपकी त्वचाएं पाई जाती है, तो त्वचा है वही आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। हृदय तो आपको पता ही है कि भैया आपके शरीर का मुख्य भाग ही हृदय होता है, यहीं से आपके रक्त का शुद्धिकरण वगैरह इसी के माध्यम से होता है। तो ये आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैंने हर तरीके की क्वेश्चन लिया है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है उससे पहले आप लोग जान लो कि NaCl। NaCl किसका होता है, तो ये नमक का सूत्र होता है, साधारण लवण जिसे बोलते हैं। O2 को हम क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। CO2 क्या होता है, अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इसके अलावा एक होता है CO, जिसे हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये अपने पास H2O है। ये अपने पास किसका सूत्र होता है, तो जल का है, वो सूत्र अपने पास H2O हो जाएगा। तो एक होता है अपने पास NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से हम जानते हैं। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट हो वो क्लियर हो गए होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आपके जो सूर्य है उसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है दहन। देखो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जब भी हमने 12th क्लास के अंदर अपने पढ़ा था तो उसके अंदर जो भौतिक विज्ञान की किताब उसमें साफ साफ दे रखा है कि सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो आपका नाभिक के संलयन हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो कमेंट कर देना, मैं नाभिक के संलयन पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो नाभिक के संलयन है तो ये सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर जो नॉर्मली आपकी जो कुंजियाँ होती हैं उनकी संख्या लगभग 104 के लगभग होती हैं। बाकी कीबोर्ड है ये आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। कैसी होती है, इनपुट डिवाइस होती है। माउस भी आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर जिस प्रकार से आप लोग ये मतलब स्क्रीन देख रहे हो, ये अपने पास स्क्रीन है, ये क्या है, तो एक मॉनिटरी होती है। क्या होती है, मॉनिटर होती है। तो मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, तो ये आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ रहा है कि अपने पास कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। देखो कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछे या कंप्यूटर का हृदय पूछ ले तो आपको किसको कहेंगे, CPU को कहेंगे। CPU के 3 भाग होते हैं अपने पास। ALU होता है जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। एक होता है अपने पास MU जिसे मेमोरी यूनिट बोलते हैं। और एक अपने पास होता है CU जिसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ALU मतलब ये क्या करता है, आपकी तार्किक गणनाएं करता है। MU जो स्टोरेज के काम आता है। और CU जो इन दोनों के मतलब सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है, वो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली की खोज किसने की थी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा न्यूटन। देखो न्यूटन के द्वारा तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम है वो न्यूटन के द्वारा ही दिए गए थे। न्यूटन की गति के प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ये सब कुछ आपको न्यूटन के द्वारा ही दिए गए थे। अगर सेब न गिरा होता तो न्यूटन किसका मतलब दे पाता है, एडिसन। एडिसन के बारे में क्या बताया जाता है। देखो थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था, तो थॉमस एडिसन के द्वारा किसका किया गया था आविष्कार, आप लोगों को एक कमेंट के अंदर बताना है। मेरे हिसाब से तो बल्ब का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो अपने पास क्वेश्चन है कि बिजली की खोज किसने की थी। देखो बिजली की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि परमाणु बम वो किस सिद्धांत पर आधारित होगा। देखो परमाणु बम है वो आपकी विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब भी आप 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो उसके अंदर साफ साफ ये किताब के अंदर दिया गया है कि भाई परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विखंडन के सिद्धांत पर आपका परमाणु बम है वो आधारित हो जाएगा। तो उम्मीद है कि भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में बैठ गया होगा। दहन तो आपको पता ही है नॉर्मली कि भाई ज्वाला को ये हम दहन कहते हैं, कोई भी चीज़ जलती है उसे। नाभिक के संलयन वाला अभी थोड़ी देर पहले बताया था सूर्य उसी पर तो आधारित है। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। ऑप्शन ए लिथियम सोडियम, बी लिथियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी अपने पास पारा हो जाएगा। देखो सबसे हल्की धातु पूछा है सोडियम। सोडियम को तो आप लोगों को पता होगा कि भाई किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं सोडियम को। ये तो आप लोगों को बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि भाई सोडियम को केरोसिन के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं, बाहर अगर वायुमंडल के संपर्क में आ जाते हैं तो मतलब ये जलने लग जाता है। और लिथियम है ये भी अपने पास एक धातु ही होती है। एल्यूमिनियम वगैरह ये भी धातु ही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। पारा होती है वो एक सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सॉरी, यहाँ पे पारा नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट रुकियो, हाँ इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम होती है वो क्या होती है, आपकी सबसे हल्की धातु होती है। गलती से मैंने पारा बता दिया। हल्की धातु होती है वो कौन होती है, आपकी लिथियम हो जाएगी। देखो पारा है, पारा का तो सूत्र Hg होता है, इसको तो हम बंद कमरे के अंदर रखते हैं, वही है ये तो। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है। ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी यकृत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के अंदर इंसुलिन का निर्माण है वो कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय वो मनुष्य के शरीर के अंदर इंसुलिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस गैस से बनी हुई होती है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ओजोन से संबंधित आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो इसी से संबंधित हो जाएगा। नॉर्मली सी बात है कि ओजोन का सूत्र होता है O3। O3 मतलब किससे बनकर होगा, आपके ऑक्सीजन से बनकर मिलकर बना हुआ होता है। और ओजोन ये वो हमारी जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उनसे रक्षा करने का काम भी करती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एक हानिकारक गैस होती है। नाइट्रोजन आपके चिप्स के पैकेट के अंदर इसी को भरा जाता है, यानी कि जो चिप्स के पैकेट वगैरह हो गए उसके अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस है उसी को फिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो अशोक का संबंध किससे हो जाएगा, तो अशोक का संबंध मौर्य राजवंश से होगा, गुप्त से होगा, कुषाण। देखो अशोक का संबंध हो जाएगा मौर्य राजवंश से। बिंदुसार के अशोक थे वो क्या थे, पुत्र थे। किसके थे, बिंदुसार के पुत्र थे। 261 ईसा पूर्व के अंदर ही अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध है वो लड़ा जाता है। गुप्त राजवंश से इनसे संबंधित तो मतलब समुद्रगुप्त हो गए, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, ये गुप्त राजवंश से संबंधित प्रमुख राजा थे। और श्रीगुप्त इनकी स्थापना करते हैं। कुषाण से संबंधित जैसे इसकी स्थापना कुजुल कडफिसी से और अपने ये कनिष्क वगैरह हो गए, किससे संबंधित हो जाएंगे, ये आपके कुषाण राजवंश से संबंधित हो जाएंगे। और मुगल से तो आपके अकबर वगैरह ये सबके सब मुगल राजवंश से संबंधित हो जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास, पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम पानीपत का युद्ध है वो सन 1526 ईस्वी के अंदर लड़ा जाता है। 1526 ईस्वी के अंदर ये युद्ध है, ये किन किन के बीच में होता है। देखो ये युद्ध होता है आपके, एक तरफ तो होते हैं बाबर और दूसरी तरफ होते हैं आपके इब्राहिम लोदी। कौन होते हैं, इब्राहिम लोदी। इन दोनों के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 के अंदर लड़ा जाता है, जिसमें आपकी जीत किसकी होती है, तो बाबर की जीत हो जाती है और इब्राहिम लोदी इसमें हार जाते हैं। 1556 के अंदर पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। कौन सा होता है, पानीपत का सेकेंड युद्ध है वो 1556 के अंदर होता है, जिसमें अकबर होता है और दूसरी तरफ अपने पास हेमू होता है। अकबर वर्सेस हेमू के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें अकबर की इसमें जीत होती है। बैरम खां इनके संरक्षक होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये युद्ध है ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। सन 1957 के अंदर भारत के अंदर मुद्रा प्रणाली है उसकी शुरुआत की गई थी। 1950 में तो भारत का संविधान है वो लागू हुआ था। 1949 में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में मुद्रा प्रणाली है उसकी शुरुआत है वो 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस देश से सर्वाधिक प्रेरित है। देखो भारत का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा प्रेरित किससे हो जाएगा, अमेरिका से हो जाएगा। और अमेरिका से हमने पावर वाली चीज़ ली है, चाहे तो आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग वगैरह ले लो, चाहे आपके इसके अंदर ले लो उपराष्ट्रपति का पद, चाहे आप मौलिक अधिकार ले लो, चाहे न्यायिक शक्तियाँ ले लो, ये सब के सब हमने कहाँ से उठाया है, तो अमेरिका के संविधान से उठाया है। ब्रिटेन से तो हमने संसदीय प्रणाली वगैरह, संसद से संबंधित व्यवस्थाएं हो गई और जो अपन की देश की नागरिकता वगैरह हो गई, एकल नागरिकता है, वो सब हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। ब्रिटेन का सबसे बड़ा अलिखित संविधान है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, आप लोगों को पता होगा। अगले क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन था, आपको मैंने बता दिया। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ईजी है कि शून्य की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। आर्यभट्ट के द्वारा शून्य है उसकी खोज की गई थी। और वराह मिहिर के द्वारा किस किस की खोज की गई थी वो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया गया था। आपके चंपारण के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह वो 1917 के अंदर किया जाता है। उसके पश्चात आपका पता होगा अहमदाबाद में
मील मजदूर के लिए आपका आंदोलन किया जाता है 1900 आपके कहाँ पर किया जाता है तो 1918 के अंदर किया जाता है। बारडोली के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं के द्वारा ही दी गई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह क्यों किया था? देखो वहाँ पर नील की खेती की अंग्रेजों के द्वारा करवाई जा रही थी, जिससे वहाँ के लोग दुखी हो गए थे। उसके पश्चात वो लोग गांधी जी के पास चलकर आए थे, तभी गांधी जी ने वहाँ पर जाकर ये सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? देखो अजंता की जितनी भी गुफाएं हैं वो ज़्यादातर आपकी किस धर्म से संबंधित होंगी तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगी। और बौद्ध धर्म के मतलब मुख्य कौन बताए जाते हैं? महात्मा बुद्ध जी को बौद्ध धर्म के मुख्य बताए जाते हैं। अगला देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता। महावीर स्वामी जी थे, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बताए जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? उत्तर आप लोगों को दिख गया, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनके द्वारा 1985 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उसकी स्थापना की गई थी। और इन्हीं के द्वारा मतलब ये स्थापना वो की जाती है। गोकुलदास तेजपाल जो नामक एक विद्यालय होता है मुंबई के अंदर, वहाँ पर इन्हीं के द्वारा की जाती है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, वो आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वेदों की रचना वो आपकी किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है, ये आप लोगों को पता ही होगा कि ऋग्वेद है वो क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीनतम वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? एग्जाम में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी ऊपर वाली परत होगी, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रस्ट के नाम से हम पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनके अंदर जो भारत की सबसे लंबी नदी होगी जिसकी लंबाई है 2500 प्लस किलोमीटर है, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? आपकी गंगा नदी हो जाएगी। गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और ब्रह्मपुत्र नदी है भी वैसे लंबी है, लेकिन भारत की सबसे लंबी आपकी गंगा नदी होगी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखो राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? तो राजस्थान की इनमें जो सबसे बड़ी झील हो जाएगी वो आपकी सांबर झील हो जाएगी। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, वो भी सांबर झील ही हो जाएगी। और पुष्कर झील है आपके अजमेर के अंदर हो जाएगी। नक्की झील है, ये आपकी कहाँ पर होगी? तो नक्की झील और जयसमंद झील। देखो जयसमंद झील है, ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपके उदयपुर के अंदर हो जाएगी। और नक्की झील कहाँ पर? ये राजस्थान वाले जितने भी भाई है वो कमेंट कर जरूर बता देना। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। देखो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर होगा वो 8848 किलो जो मीटर है वो ऊंचा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा इनके अंदर। और कंचनजंगा ये भी मतलब भारत के अंदर उपस्थित चोटी हो जाएगी, जिसकी 85 मीटर टोटल ऊंचाई हो जाएगी। एक अपने पास केटू गाडविन आस्तीन है, जो भारत की सबसे बड़ी जो ऊंची चोटी है वो कहाँ पर? पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको कई की क्वेश्चनों के आंसर भी देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोगों को पीडीएफ के अंदर डायरेक्ट इस प्रकार से आंसर ही देखने को मिलने वाले हैं। तभी कहता हूँ कि वीडियो को साथ साथ देखा करो, क्योंकि इसके साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को अच्छे तरीके से करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? देखो भारत का सबसे बड़ा राज्य तो मैंने बता दिया राजस्थान है। और भारत का जो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? गोवा राज्य है, वो भारत का सबसे छोटा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और त्रिपुरा ये कहाँ से हो जाएगा? त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि भारत के अंदर मानसून कब आता है? देखो मई से जून के महीने में भारत के अंदर मानसून वो आना शुरू हो जाता है। कब होता है? मई से जून महीने के अंदर। वैसे तो नॉर्मली भारत के अंदर मानसून वो शुरुआत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? देखो थार का मरुस्थल वो अपने राजस्थान के अंदर स्थित हो जाएगा। राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल है। लगभग मतलब थार के मरुस्थल का ज़्यादातर हिस्सा है वो भारत के अंदर ही है, और उसमें भी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक थार का मरुस्थल है वो विस्तृत है।
अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कृषि से संबंधित तो आपकी हरित क्रांति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हरित क्रांति हो जाएगी। नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मत्स्य पालन से हो जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपकी क्लास लंबी ना हो। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैंने बताया था। देखो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में आपकी नाइट्रोजन गैस है वो मिलती है। वैसे ऑक्सीजन भी पाई जाती है लेकिन सर्वाधिक मात्रा में आपकी नाइट्रोजन गैस है वही आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। देखो ओजोन परत है वो पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है, तो आपके समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। क्षोभ मंडल है वो तो सबसे नीचे वाला मंडल होता है जहाँ पर आपकी वर्षा से संबंधित चीज़ें घटित होती हैं। तो फ्रेंड्स जो आपकी जो ओजोन परत है वो किस में पाई जाएगी? समताप मंडल में पाई जाएगी। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था। रेगुलर तौर पर आप लोगों को इस टाइप की वीडियो मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।